Jai Hind, this is General Studies Core Concept YouTube channel and you are watching lectures on World Map series। तो हम लोग सार्क नेशंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। सार्क नेशन यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें कि कुल 8 देश हैं: मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, जिसमें से 3 नेशंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, मालदीव, श्रीलंका और इंडिया को। आगे अब बारी है पाकिस्तान की, तो समझते हैं पाकिस्तान के बारे में। इस पूरे लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक बार एक बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, क्या है बैकग्राउंड हिस्ट्री पाकिस्तान के बनने के पीछे, उसको देखेंगे। देन वी विल गो टू द बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वॉट। हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान के जो अलग अलग राज्य हैं उनमें कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उनको देखेंगे। इसके साथ ही साथ वहाँ की जो करेंसी है, लैंग्वेज है और जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयरिंग है उसको थोड़ा बहुत देखने का प्रयास करेंगे। देन वी विल मूव टू द थर्ड सेगमेंट, दैट इज स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में कुल 4 स्टेट्स हैं और चारों में कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ लोकेशंस हैं, जैसे मोहनजोदारो हुआ, उसके साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक और इम्पॉर्टेंट है हड़प्पा हुआ। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, उनको भी देखने का प्रयास करेंगे, उनकी लोकेशंस जानने का प्रयास करेंगे। देन वी विल मूव टू द फोर्थ सेगमेंट, दैट इज़ फिजिकल सेटिंग ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो वहाँ की फिजिकल सेटिंग्स हैं पाकिस्तान की, जैसे डेजर्ट्स हुए, अलग अलग नदियाँ हुई, उसके साथ ही साथ प्लेटू पठार हुए, और इन सारी चीज़ों को हम लोग फोर्थ सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। और फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, डिफरेंट वार्स जो हुए, लाइक 1999 में कारगिल वॉर हुआ, 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ, इन सारे को और कुछ जो ट्रीटीज़ हैं इंपॉर्टेंट उनको डिस्कस करेंगे द लास्ट सेगमेंट में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। तो यदि हम फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले हमें हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कारण क्या था पाकिस्तान के बनने का। अब ये हिस्ट्री थोड़ी सी पुरानी और पीछे जाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिलेटेड है ब्रिटिशर्स के इनकमिंग से। जब पूरे दुनिया में उपनिवेशवाद यानी कि कॉलोनियलिज्म बढ़ रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने, ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स के लिए एक सेइंग कही जाती थी कि द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स का राज दुनिया के हर एक देश में, जितने भी देश थे उनमें से ज़्यादातर देशों में ब्रिटिशर्स का राज होता था। इस सेइंग का यही मतलब है कि हर जगह पे ब्रिटिशर्स पहुंच चुके थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉलोनी बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके इंग्लैंड ले जाने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड में उस समय औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था और उसके लिए रॉ मटेरियल्स का डिमांड बहुत ही ज़्यादा था। तो जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल आएगा उतना ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को बूस्ट मिलेगा। इसके लिए ब्रिटिशर्स अलग अलग देशों में जाते थे। उस देश में पहले तो ट्राई करते थे कि वहाँ से मर्चेंट बन करके, व्यापारी बन करके वहाँ से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकें, और अगर सामने वाली पार्टी कमज़ोर दिखती है तो उसको अपनी कॉलोनी बना लो और कॉलोनी बना करके वहाँ से जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो करो, ये इनकी पॉलिसी थी। ऐसा ही इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी हुआ और आप देखेंगे कि यहाँ पे इनको रूल करने के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए एक अलग तरह की पॉलिसी ही लानी पड़ी, दैट वाज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो इसके पॉलिसी को यूज करके इन लोगों ने यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी, इनके बीच में आग लगाने की कोशिश की, इनको उकसाने की कोशिश की, अलग अलग ग्रुप्स बनाने की कोशिश की, ताकि ये लोग आपस में लड़ाई करते रहें और हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यहाँ से निकाल सकें। ये तो बिगनिंग था। अब देखेंगे 1906 में फर्स्ट टाइम मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। वैसे जब मुस्लिम लीग बना तो उसका उद्देश्य बहुत ही साफ था। उसका उद्देश्य यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा सकें। किस चीज़ में? तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और सोशल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा सकें, क्योंकि उसी समय इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुस्लिम समुदाय के लोग रहेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी को फिर आगे सहूलियत होगी चीज़ों को पॉलिटिकली और सोशली एक्सेप्ट करने में। ठीक है,
तो पहला तो यही कारण था कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम का सोशल और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जा सके। उसके बाद जो दूसरा कारण था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इन दैट इट वाज लाइक हिंदू मेजॉरिटी, ज़्यादातर लोग हिंदू थे। तो एक उसके लिए भी काउंटर बैलेंस तैयार करना था कि ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ जो भी डिसीजंस लिए जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो हिंदू के ही फेवर में हो, उसमें मुस्लिम समुदाय का कितना रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, इसके लिए भी मुस्लिम लीग का निर्माण बहुत ज़रूरी था। और आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग बनती है ढाका में, वही ढाका जो आज बांग्लादेश की राजधानी है। तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई 1906 में। ठीक है, खैर इन सब चीज़ों में मुस्लिम लीग सफल भी हुई। आप देखेंगे 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आता है और इसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की गई। सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब कि उनको चुनाव या मत डालने का अधिकार देना फर्स्ट टाइम। अब ये ब्रिटिशर्स, ये मुस्लिम्स के लिए तो पॉजिटिव था कि हाँ हमें रिप्रेजेंटेशन के लिए एक इलेक्टोरल चीज़ों का एक्सेप्टेंस मिला है, हम वोट करेंगे, तो ये तो पॉजिटिव था। बट जो सेकेंड एस्पेक्ट था दैट वाज लाइक फॉर द ब्रिटिशर्स इट वाज कि उनको तोड़ने का मौका मिलने लगा। अब वो चाहते हैं कि और भी कम्युनिटीज़ आगे आएँ, वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करें और फिर हम धीरे धीरे इन सभी कम्युनिटीज़ के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करें और इनको आपस में लड़ाने का प्रयास करें। तो दिस वाज द टोटल नैरेटिव विच वाज इनिशियली स्टार्टेड। और अब देखेंगे कि इसमें सफलता भी मिलती है और 1940 में फर्स्ट टाइम, 1940 में फर्स्ट टाइम एक रिजोल्यूशन आता है, लाहौर रिजोल्यूशन। लाहौर रिजोल्यूशन, और उसमें बात होती है एक सेपरेट नेशन की, दैट नेशन वाज पाकिस्तान। सेपरेट नेशन की बात होती है कि हमें एक ऐसा नेशन चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए हो, ताकि उन्हें कोई सामाजिक असुरक्षा ना हो। और ये प्रस्ताव दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ठीक, आप देखेंगे कि 1947 में ये प्रस्ताव पे अमल भी हो गया। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ और इंडिया के साथ ही साथ पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ, यानी कि भारत का विभाजन हो गया। एक तरफ बना पाकिस्तान और एक तरफ बना इंडिया। हालांकि पाकिस्तान दो हिस्सों में था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान जब बना उस समय उसके जो गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल दैट वाज मोहम्मद अली जिन्ना, और जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो थे लियाकत अली खान। खैर बाद में जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बन गया बांग्लादेश, और जो करंट का वेस्ट, उस समय का जो वेस्ट पाकिस्तान था वो बचा रह गया और वही आज है पाकिस्तान के नाम से फेमस। अब ये बांग्लादेश कैसे बना, इसकी भी एक अलग हिस्ट्री है। थोड़ा सा इसको टाइम दे करके समझ लेते हैं कि कैसे बांग्लादेश बना था, क्योंकि आगे हम लोग फिर बांग्लादेश के बारे में पढ़ना है, तो एक बेसिक यहाँ पे समझे रहेंगे तो आगे भी काम करेगा। ठीक है, अब बात ये होती है कि 1947 में पार्टीशन हो गया, इंडिया बन गया, पाकिस्तान बन गया। बट दिक्कत यहाँ नहीं थी, दिक्कत यहाँ पे थी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन बना पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई भी हो गया। बट वहाँ की जो पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, इन दोनों के बीच में टसल स्टार्ट्स हो गए। ठीक है, और फिर आप देखोगे कि 1958 में फर्स्ट टाइम मार्शल लॉ अप्लाई होता है और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर शुरू हो जाता है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी तो फिर आप पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस खराब होंगे, और अगर आपके अंदर ही यानी देश के अंदर ही अगर इंस्टेबिलिटी का दौर है तो देश में ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ की चीज़ें भी कम हो जाएंगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में होनी शुरू हो चुकी थी। इसी बीच में आप देखोगे कि एक नया मसला निकल कर सामने आता है, वो ये था कि वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों को इन्फीरियर समझने लगे। और 1970 में जो आम चुनाव हुए, जनरल इलेक्शंस जब हुए, तो उस समय शेख मुजीबुर रहमान जो कि ईस्ट पाकिस्तान के थे, वो कायदे से प्रधानमंत्री बनने चाहिए थे। वो चुने गए, इलेक्शन में जीते, तो उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। बट जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे उन्होंने डिनाई कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं, ईस्ट पाकिस्तान के कैसे बन सकते हैं, वो तो इन्फीरियर हैं, वेस्ट पाकिस्तान के लोग सुपीरियर हैं।
सो दैट वाज होल कॉन्फ्लिक्ट। और फिर आप देखोगे कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई को साथ देता है इंडिया। तो इंडिया ने साथ दिया ईस्ट पाकिस्तान का। और फिर आप देखोगे कि 1971 में इंडो पाक वार होता है। सो 1971 में इंडो पाक वार होता है और उसका रिजल्ट होता है कि एक नया देश बनता है, यानी कि पाकिस्तान दो पार्ट में टूट जाता है और एक नया देश बनता है बांग्लादेश। ठीक है, तो जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बन जाता है बांग्लादेश। ठीक, तो ये तो एक बेसिक हिस्ट्री थी पाकिस्तान के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पाकिस्तान से रिलेटेड। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज कैपिटल। तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद। ये दो राज्यों के बीच में है, पहला है खैबर पख्तूनख्वा और दूसरा है पंजाब। तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बीच में लोकेटेड है राजधानी पाकिस्तान की इस्लामाबाद। ठीक, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है पाकिस्तान की वो है उर्दू। तो उर्दू कॉमन भी है, पूरे पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है। और इसके साथ ही एक जो करेंसी यूज होती है पाकिस्तान में दैट वाज पाकिस्तानी रुपया। अब देखेंगे यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना की यहाँ पे फोटो बनी हुई है, तस्वीर है, और इसको हम लोग पाकिस्तानी रुपया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट्स। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं, किन किन कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान, एक बार इसको भी समझ लेते हैं। सो मेजर 3 कंट्रीज हैं। पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है ईरान और तीसरा है इंडिया। इन तीनों से पाकिस्तान अपने इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। और जो 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं उसमें से सबसे पहले है पंजाब, फिर है सिंध, उसके बाद है बलूचिस्तान और फिर है खैबर पख्तूनख्वा। थोड़े नाम में इसमें से 2 नाम तो आपको कॉमन है, पंजाब और सिंध, ये दोनों आपको याद भी होंगे। हम लोगों के राष्ट्रगान में भी आता है पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। तो ये पंजाब और सिंध वही वाले रीजन है। देन बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, इन दोनों को भी याद रखिएगा। ठीक है, इसमें से 2 जो हैं वो काफ़ी डेवलप्ड हैं, लाइक पंजाब एंड सिंध ये दोनों मोस्ट डेवलप्ड हैं। वहीं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान देखेंगे तो वो लीस्ट डेवलप्ड हैं। ठीक है, अब आइए एक एक करके इन स्टेट्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला स्टेट हम लेने वाले हैं पंजाब को। तो पंजाब की जो राजधानी है वो है लाहौर, तो कैपिटल सिटी लाहौर। ठीक है, और पंजाब जो है वो एग्रीकल्चरली काफ़ी रिच स्टेट है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप नाम को थोड़ा सा गौर दोगे तो नाम है पंजाब। पंजाब पंजाब को अगर आप ब्रेक करोगे तो इट इज लाइक पंच आब। आब का मतलब होता है 2 नदियों का मिलन। ठीक है, और यहाँ पे पंच आब है मतलब कि 5 नदियों का यहाँ पे मिलन हो रहा है। ठीक है, वो 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं वो हम लोग आगे जब डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि इंडस है, झेलम है, रावी है, चिनाब है, सतलज है। इन सारी नदियों का जो मेल है वो पंजाब में ही होकर जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल है। ठीक है, सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल। अब जब सॉइल फर्टाइल है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर रिचनेस भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, एग्रीकल्चर रिच, तो कारण आपको स्पष्ट हो गया होगा कि क्यों पंजाब वो एग्रीकल्चरली इतना रिच है। अब हम लोग मूव करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस को देखते हैं। सबसे पहली लोकेशन हम लोग देखने वाले हैं रावलपिंडी को। रावलपिंडी अगर आप मैप लेकर बैठे हुए हैं, एटलस लेकर बैठे हुए हैं, तो आप सबसे पहले इस्लामाबाद को देखिए। पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद, ये जो 2 स्टेट्स है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, इन दोनों के बीच में लोकेटेड है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। और जस्ट इस्लामाबाद के नीचे थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा रावलपिंडी। तो रावलपिंडी फेमस है अपने काफ़ी पॉपुलर क्रिकेट के प्लेयर की वजह से, जिनका नाम है शोएब अख्तर। ये रावलपिंडी के हैं और इनको रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि एक फास्ट बॉलर है और काफ़ी फास्ट बॉलिंग करते थे क्रिकेट में, इसलिए इनको रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। रावलपिंडी के बाद हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट जो लोकेशन है दैट इज काहूटा। रावलपिंडी से जस्ट आप थोड़ा सा ईस्ट में आएंगे तो वहीं पे लोकेटेड है काहूटा। ठीक है, आपको इस मैप में तो नहीं दिखेगा क्योंकि ये एक जूम्ड मैप है, यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जूम आउट कर रखा है, तो हर एक लोकेशन को डिटेल में नहीं दिखाया गया। बट मैं जो लोकेशन हाईलाइट कर रहा हूँ वो वाली लोकेशन काहूटा है, ईस्ट में, रावलपिंडी के थोड़ा सा ईस्ट में। ठीक है, काहूटा क्यों फेमस है पाकिस्तान में? तो ये फेमस है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए।
सो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था वो यहीं काहूटा में स्टार्ट किया गया था, और ये छुप छुपा कर चल रहा था, क्योंकि इंडिया में भी 1947 में 1974 में आप देखोगे कि हम लोगों ने स्माइलिंग बुद्धा करके अपना पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और हम लोगों ने काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त करी, कई जगह पे फेलियर भी हुआ, कई जगह पे सफलता मिली। तो इन सारी चीज़ों को देख करके पाकिस्तान भी कुड़ रहा था अंदर ही अंदर, और उसने डिसाइड किया कि हम भी अपने न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो उसने छुप छुपा कर एक जगह सेलेक्ट किया, और वो जगह उसने सेलेक्ट किया काहूटा में, और काहूटा में एक लेबोरेटरी, रिसर्च लेबोरेटरी बनी, AQ खान, आकुब खान करके नाम था इनका। सो AQ खान रिसर्च लेबोरेटरी, और इट वाज रिलेटेड टू द न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट 706। ये प्रोजेक्ट कहाँ पे चल रहा था, तो ये यूरेनियम इनरिचमेंट का प्रोजेक्ट था, और ये काहूटा में स्टार्ट किया गया था। बट इसको असफल बनाने में इंडिया की जो स्पाई एजेंसी है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। जो हमारे स्पाई थे वो छुप छुपा करके पता किए कि कहाँ पे रिसर्च चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान जब न्यूक्लियर वेपन संपन्न हो जाएगा तो फिर वो आंख दिखाएगा आपको, लड़ाई करेगा, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में जो डिसीजंस हैं वो मिलिट्री पर्सनल लेंगे, कभी भी युद्ध हो सकता है। ऐसे में अगर वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ करते तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इस प्रोग्राम को रोकना थोड़ा सा इंडिया के लिए काफ़ी ज़रूरी था। और आप देखोगे कि यहाँ पे जो स्पाई एजेंट हैं इंडिया के, उन लोगों ने काफ़ी खतरनाक और काफ़ी काबिल तारीफ काम किया है। वो लोग वेश बदल करके अलग अलग लैंग्वेजेस सीख करके, जो कि पाकिस्तान के लैंग्वेज है, पाकिस्तान के अंदर एंटर करते हैं और वहाँ के लोगों में घुल मिल करके वहाँ से जानकारियाँ निकालते हैं। इसके ऊपर एक काफ़ी फेमस रिसेंट में एक मूवी भी आई है, दैट मूवी नेम वाज मिशन मजनू। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल मूवी मिशन मजनू। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सो दैट लोकेशन वाज काहूटा, और काहूटा को मैंने बताया कि रावलपिंडी से थोड़ा सा ईस्ट की तरफ आएंगे तो आपको मिल जाएगा काहूटा, ठीक है। नेक्स्ट लोकेशन इज तक्षशिला। तक्षशिला अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस प्लेस। हिस्टोरिकली इसका बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है। जैसे इंडिया में इस समय पे नालंदा है, वैसे ही पाकिस्तान में इस समय पे तक्षशिला है। तो आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बिहार में रिसेंटली नालंदा यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया है। फिर से वहाँ पे अध्ययन अध्यापन का कार्य अगर शुरू किया जाएगा तो काफ़ी अच्छी बात होगी। वैसे ही काफ़ी इम्पोर्टेंट लोकेशन है तक्षशिला, जो कि जानी जाती है अपने इंस्टीट्यूशंस की वजह से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की वजह से, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी इन द सेंस कि जो मगध एम्पायर है, नंद डायनेस्टी है, उस समय का ये यूनिवर्सिटी, उस समय ये यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती थी। और इवन कहा जाता है कि जो चाणक्य थे, ठीक है, चाणक्य, ही वॉज ए टीचर देयर, प्रोफेसर। सो ही वॉज प्रोफेसर इन दिस यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। इसकी लोकेशन कहाँ पे, तो उसके लिए आपको थोड़ा रावलपिंडी से वेस्ट जाना पड़ेगा, और इस्लामाबाद के थोड़ा सा वेस्ट में ये जो लोकेशन आपको दिख रही है, अभी मैंने जो हाईलाइट कर रखा है, तो दिस लोकेशन वाज तक्षशिला यूनिवर्सिटी। और इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए, वहाँ के जो र्यून्स बचे हुए हैं उनको देखते हुए, जो यूनेस्को है उसने डिसीजन लिया और 1980 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है यूनेस्को कब, 1900, वर्ल्ड हेरिटेज साइट तक्षशिला बन गया कब, 1980 में। तो 3 लोकेशन अब तक हम लोग ने देख ली है। एक है रावलपिंडी, और रावलपिंडी से थोड़ा सा ईस्ट में है काहूटा, उसके बारे में जाना, और थोड़ा सा वेस्ट में हम लोगों ने देखा तक्षशिला, ठीक है। तो इन 3 लोकेशन को याद रखिए। नेक्स्ट लोकेशन है दैट इज गुजरावाला। गुजरावाला अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन, एक इंडस्ट्रियल हब है आज गुजरावाला। लेकिन इसका एक और सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि गुजरावाला जो है वो बर्थ प्लेस है महाराजा रणजीत सिंह का, महाराजा रणजीत सिंह, रणजीत सिंह। सो रणजीत सिंह की क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप लोग जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो मॉडर्न इंडिया में हम लोग जब सिख साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, सिख साम्राज्य बेसिकली जो स्टार्ट किया गया था हमारे गुरु नानक साहब के द्वारा, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं अपने महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया ब्रिटिशर्स के साथ लड़ करके। और एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटी हुई थी इनके और ब्रिटिशर्स के बीच में,
उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जब हम मॉडर्न इंडिया को पढ़ रहे होंगे तब, ठीक है। सो महाराजा रणजीत सिंह का जो बर्थ प्लेस है वो है गुजरावाला। उसके बाद जो अगली लोकेशन है दैट इज़ फैसलाबाद। फैसलाबाद काफ़ी फेमस है अपने टेक्सटाइल के लिए, ठीक है। टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी काम है वो आपको देखने को मिलेगा फैसलाबाद में। और फैसलाबाद के बाद आपको मिलेगा मुल्तान। मुल्तान में जो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं इनका काम काफ़ी जोरों शोरों से होता है और चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है मुल्तान। तो हम लोगों ने कितने लोकेशंस को देख लिया, एक बार इनको समझते हैं। सबसे पहले रावलपिंडी के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने काउटा के बारे में देखा, उसके बाद हम लोगों ने तक्षशिला के बारे में देखा। मैं ऐसा करता हूँ कि नाम की जगह पे नंबर लिख देता हूँ। सो फर्स्ट वन इज रावलपिंडी, सेकेंड इज काउटा, देन थर्ड इज तक्षशिला, फोर्थ इज गुजरावाला, देन फिफ्थ इज फैसलाबाद एंड देन सिक्स्थ इज मुल्तान। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट लोकेशन बचती है दैट इज तलवंडी। तलवंडी की क्या इंपॉर्टेंस है थोड़ा इसको समझते हैं। सो बेसिकली तलवंडी वो प्लेस है जहाँ पे, जो कि बर्थ प्लेस है, जो सिख संप्रदाय के गुरु हैं, संस्थापक हैं श्री गुरु नानक देव जी का, ठीक है। तो इनका जन्म जो है वो यहीं तलवंडी नामक गांव में हुआ था। ये तलवंडी गांव कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये कासू डिस्ट्रिक्ट जो है लाहौर के पास में, तो यहाँ पे लोकेटेड है तलवंडी, ठीक है। वेल इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के मैटर में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक करतारपुर कॉरिडोर है जिसको 2019 में खोला गया था, इनॉग्रेट किया गया था, बनाया गया था, ताकि वीज़ा फ्री बॉर्डर क्रॉसिंग हो सके। जो भी डिवोटीज है वो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ सके। वहाँ की जो गुरुद्वारा है उसका नाम है गुरुद्वारा दरबार साहिब, जो कि तलवंडी में ही लोकेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी पंजाब के बारे में, इनको आप ध्यान में रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट स्टेट की तरफ, दैट वाज सिंध। सिंध एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि सिंध जो है एक कोस्टल स्टेट है। आप देखेंगे कि ये अरब ओशियन या फिर इंडियन ओशियन से कनेक्टेड है और इसका एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट कराची, जो कि कैपिटल सिटी भी है सिंध का, वो यहीं लोकेटेड है एकदम कोस्ट पे, ठीक है। और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है सिंधी लैंग्वेज। आपको एक बार जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि सिंधी लैंग्वेज इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं 22, उसमें से एक लैंग्वेज सिंधी लैंग्वेज भी है। यहीं सिंध में आपको एक लोकेशन मिलेगी जो है लड़काना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। लड़काना डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है क्योंकि यहीं पे आपको मिलने वाला है मोहनजोदारो का लोकेशन, मोहनजोदारो, ठीक है, जो कि फेमस है अपने ग्रेट बाथ के लिए, ठीक। इसके साथ ही सिंध काफ़ी पॉपुलर है अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, बिकॉज ये कोस्टल स्टेट है। और यहीं पे आपको कराची बंदरगाह भी दिखेगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदरगाह है पूरे पाकिस्तान का। पाकिस्तान में दो इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं, एक है ग्वादर बंदरगाह और दूसरा है कराची बंदरगाह। तो कराची सिंध में है और ग्वादर बलूचिस्तान में है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में, तो इसी कराची से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेस है यहाँ से कंप्लीट होता है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ, दैट इज़ खैबर पख्तूनवा। खैबर पख्तूनवा नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है पाकिस्तान का, जिसकी राजधानी कहाँ पे है, पेशावर में। और पेशावर में ही एक पास है जिसका नाम है खैबर पास। आप देख रहे होंगे कि पास बेसिकली क्या होता है, दो देशों के बीच में या दो इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बीच में जो ट्रैवलिंग का संकरा रास्ता माउंटेन्स के बीच से जो होकर जाता है उसको हम लोग पास कहते हैं, ठीक है। तो खैबर पास है खैबर पख्तूनवा में, जो कि कनेक्ट करता है पेशावर को अफगानिस्तान से, ठीक है। इधर अफगानिस्तान है वेस्ट में खैबर पख्तूनवा के, और वहाँ से कनेक्ट होता है पेशावर। कौन से पास के द्वारा, तो खैबर पास के द्वारा कनेक्ट होता है। इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है जो कि यहाँ पे बोली जाती है खैबर पख्तूनवा में, वो है पश्तो भाषा। वेल यहाँ की एक जो मेजर इशू है वो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किसके किसके बीच में होगा, तो पाकिस्तान और तालिबान के बीच में होगा, ठीक है। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट लोकेशन है दैट इज मानसेहरा। सो मानसेहरा इज पॉपुलर फॉर द अशोका इंस्क्रिप्शंस, अशोका इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अशोक के जो अभिलेख हैं उनके लिए फेमस है मानसेहरा। ये भी हम लोग को कहाँ पे मिलता है, खैबर पख्तूनवा में, ठीक है। मानसेहरा के बाद जो नेक्स्ट लोकेशन है दैट इज एबटाबाद। एबटाबाद क्यों फेमस है, ये भाई साहब तो आपको याद ही होंगे। तो ये हैं हमारे ओसामा
बिन लादेन, ठीक है। और इनकी पॉपुलैरिटी आपको पता है कि टेररिस्ट के बीच में कितने पॉपुलर रहे हैं। सो 9/11 का जो हमला हुआ है अमेरिका में, इसके ये प्लानर थे, मुख्य आरोपी थे। और 2 मई 2011 को अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुस करके इनको फिनिश कर दिया। तो ये एबटाबाद में छुपे हुए थे पाकिस्तान के। आप देख सकते हो कि पाकिस्तान कैसा देश है जो कि टेररिस्ट को अपने यहाँ पे रुकने के लिए लोकेशन देता है, रुकने के लिए उनको आवाज़ देता है कि आप हमारे यहाँ छुप के रहिए। ये न्यूज जब आई थी कि इनको मारा गया, तो आप देखोगे कि ये भाई साहब बंकर में छुपे हुए थे, अलग अलग बंकर्स थे पाकिस्तान में। तो इन लोगों की सेफ्टी के लिए पाकिस्तान कितना ज़्यादा काम करता है बताइए। और फिर पाकिस्तान के ऊपर जब इसको सैंक्शन लगाए जाते हैं, आईएमएफ जब सैंक्शन लगाता है, या फिर जब उसको ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है, तो लोग कहते हैं कि इसको ब्लैक लिस्ट में क्यों डाल रहे हो, वहाँ पे इकोनॉमी का क्या हाल हो जाएगा। बट पाकिस्तान के जो कर्म हैं वो काफ़ी खतरनाक हैं। तो इस हिसाब से तो पाकिस्तान को भुगतना ही पड़ेगा इन सब चीज़ों को। तो ये एबटाबाद, 2-3 लोकेशंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इन लोकेशंस को याद रखिएगा। एक है मानसेहरा, दूसरा है एबटाबाद, और उसके साथ ही यहाँ कैपिटल सिटी है पेशावर। इसके साथ ही हम लोगों ने ये भी देखा कि यहाँ की जो एक खैबर पास है जो कनेक्ट करता है अफगानिस्तान को पाकिस्तान से, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यहाँ का एक मेन इशू है। सो आई होप दिस इज रिवाइज्ड ऑल्सो। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज बलोचिस्तान। अगेन बलोचिस्तान जो है वो अफगानिस्तान और ईरान दोनों से बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्थ में ये अफगानिस्तान से इससे बॉर्डर शेयर करेगा, और वेस्ट में ईरान से, ठीक है। तो एक तरफ है ईरान और एक तरफ है अफगानिस्तान जो कि बॉर्डर शेयर कर रहा है। जो कैपिटल सिटी है वो है क्वेटा, और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है बलोच लैंग्वेज। सो जो लैंग्वेज बोली जाती है दैट इज बलोच, ठीक है। बलोच भाषा है, कैपिटल सिटी क्वेटा है। और अगेन आपको एक पास मिलेगा यहाँ भी, दैट पास नेम इज बोलन पास, बोलन पास। और ये भी कनेक्ट करता है बलूचिस्तान को किससे, अफगानिस्तान से, ठीक है। बलूचिस्तान का एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है दैट इज़ ग्वादर। अब ग्वादर को थोड़ा सा डिटेल में समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है जो कनेक्ट करता है सीपीईसी से। अब ये सीपीईसी क्या बला है, एक बार इसको समझते हैं। तो सीपीईसी का फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये दो देशों के बीच में होगा, चाइना और पाकिस्तान के बीच में। तो किस लिए बना है ये एक कॉरिडोर, एक बार समझते हैं। तो पर्पज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का यही है कि इन दोनों देशों के बीच में, चाइना और पाकिस्तान के बीच में, इन्हांस इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इनका कोऑपरेशन बढ़ सके चाइना और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। अब इसके जो कंपोनेंट हैं सीपीईसी के, एक बार इसको समझ लीजिए। तो इसमें कुल हाईवेज भी बने हैं, इसमें कई सारे हाईवेज भी बने हैं, कई जगह पर रेलवेज का भी डेवलपमेंट हुआ है। इसके साथ ही अलग अलग पाइपलाइंस और एनर्जी फैसिलिटीज़ का भी डेवलपमेंट हुआ है। अब आप कहोगे कि सिर्फ और सिर्फ ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए इतनी सारी चीज़ें क्यों बनी हैं। तो आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं है, इसका पर्पस दिखाया गया है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, बट इसका पर्पस कुछ और ही है। एक बार समझते हैं कि क्या है वो अदर पर्पस जो सबको दिखाया नहीं जा रहा। वो पर्पज़ ये है कि इंडियन ओशियन में इंडिया को सरपास करना। अगर मैं एक रफ मैप बनाऊं, ठीक है, ये है इंडिया, और यहाँ से ये इधर साउथ ईस्ट एशियन नेशन ऐसे होते हुए फिर यहाँ पे चाइना, ठीक है। तो ये जो लोकेशन है यहाँ पे चाइना है। सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है वो अटलांटिक से होता है। अब चाइना भी वेस्ट में घुसने के लिए इसी रूट को यूज़ करना चाहता है। तो वेस्ट में पहले वो उसको, लेकिन उससे पहले उसको इंडियन ओशियन को क्रॉस करना पड़ेगा। और इंडियन ओशियन को अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ, टैक्सेस और बहुत सारी चीज़ों का तामझाम पड़ेगा इस रास्ते में। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए चाइना क्या करना चाहता है कि डायरेक्टली वो चाहता है कि ऊपर से, इंडिया के ऊपर से आए, पाकिस्तान में एंटर करे और यहाँ से डायरेक्ट ग्वादर होते हुए इंडियन ओशन में एंटर कर जाए। तो ये मेन पर्पज़ है इसको बनाने का, इस सीपीईसी प्रोजेक्ट को बनाने का जो मेन पर्पज़ है वो इंडिया को सरपास करना इंडियन ओशन में, विदाउट इंडियन ओशन को टच किए। तो इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहता है चाइना, और इसलिए उसने डेवलप किया है अपना सीपीईसी प्रोजेक्ट। आप देखोगे कि जो सीपीईसी प्रोजेक्ट है वो कनेक्ट करता है ग्वादर को किससे, सिंजियांग प्रॉन्स से। सिंजियांग रीजन जो है वो चाइना का सबसे वेस्टर्न मोस्ट रीजन है सिंजियांग, ठीक है। और ये कनेक्ट कर रहा है ग्वादर से।
इसके साथ ही कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं कि जो CPEC प्रोजेक्ट है वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है, जिसका काम है अक्रॉस एशिया ट्रेड रूट्स को और इकोनॉमिक कनेक्टिविटी को बढ़ाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अब हम लोग फिजिकल सेटिंग्स ऑफ पाकिस्तान। तो अब तक हम लोगों ने स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लोकेशंस के बारे में डिस्कस किया, कुछ हिस्टोरिकल लोकेशंस के बारे में भी डिस्कस किया, अलग अलग स्टेट्स को समझा, लैंग्वेज को समझा, इन सारी चीज़ों को देख लिया। अब हम लोग एंटर करने वाले हैं फिजिकल सेटिंग में, और फिजिकल सेटिंग में हम लोग क्या देखने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहले हम माउंटेन रीजन और माउंटेन रेंजेस को देखेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर्स को देखेंगे, फिर डेजर्ट्स को देखेंगे, उसके बाद पासेस को देखेंगे और आर्कियोलॉजिकल साइट्स को देख लेंगे। ठीक, तो सबसे जब आप नॉर्थ में आएंगे तो आपको दिखेगा हिंदू कुश रीजन। एक बार जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो रीजन दिख रहा है हिंदू कुश। ठीक है, तो एक बार इसको हाईलाइट कर लेते हैं, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। दिस रीजन, दिस इज नोन एज हिंदू कुश माउंटेन रीजन। हिंदू कुश माउंटेन रीजन किससे किससे कनेक्ट करता है, तो ये तिब्बत से कनेक्ट करेगा ऊपर, ठीक है, जो कि चाइना का पार्ट है। उसके बाद हिमालय के काराकोरम रेंजेस से भी कनेक्ट करेगा, जो कि इंडिया का पार्ट है। और फिर नीचे हिंदू कुश रीजन इटसेल्फ। तो सबसे टॉप पे आपको देखने को मिलेगा हिंदू कुश। ठीक है, ये पहली रेंज है। हिंदू कुश से नीचे आएंगे जब आप, तो आपको देखने को मिलेगा सुलेमान रेंजेस। सुलेमान रेंजेस, ठीक है। तो पहला हम लोग ने देखा हिंदू कुश रेंज, दूसरा हम लोगों ने देखा सुलेमान रेंज। अब यही सुलेमान रेंज जो है वो यहाँ पे दो पार्ट में हो चुकी है, एक है तोबा एंड काकर रेंज। एक हो जाती है तोबा एंड काकर रेंज और दूसरी है सुलेमान रेंज। ठीक है, सुलेमान के बाद तोबा एंड काकर। ठीक है, सो तोबा एंड काकर रेंज और दूसरी है सुलेमान रेंज। ठीक, उससे थोड़ा सा नीचे जब आएंगे तो आपको मिलेगा किरथर रेंज, किरथर। सो किरथर के बाद उससे नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा मकरान रेंज। ठीक है, सबसे नीचे मकरान रेंज। तो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं ये कुछ पाकिस्तान की, उनको याद रखिए आप। सबसे नॉर्थ में है हिंदू कुश रीजन। ठीक है, हिंदू कुश। हिंदू कुश से नीचे आएंगे तो दो पार्ट में ये रीजन बढ़ जाता है, एक तोबा और काकर रेंज और दूसरा है सुलेमान रेंज। ठीक है, फिर इससे जब नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा किरथर रेंज, और किरथर के जस्ट नीचे आएंगे तो मकरान रेंज। ठीक है, तो किरथर एंड मकरान, ये इन इम्पॉर्टेंट लोकेशंस को आप याद रखिए। तो हम लोगों ने माउंटेन्स देख लिए, माउंटेन के बाद रिवर्स को बारी है, रिवर्स को देखते हैं एक एक करके। तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है आपकी पंजाब और सिंध वाले रीजन में। ठीक है, मैं सबसे पहले रिवर्स को हाईलाइट कर देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो रिवर है जो कि इंडिया से निकल के आ रही है, दैट इज इंडस रिवर। ठीक है, ये एक रिवर हो गई इंडस रिवर। दूसरी जो रिवर है दैट इज झेलम, जो कि जम्मू कश्मीर से निकल रही है और आकर के चेनाब में मिल जा रही है। ठीक है, और ये फिर आकर के कहाँ पे, झेलम में मिल जाएगी। उसके नीचे है चेनाब रीजन, तो चेनाब रिवर जो है वो भी आ रही है और आकर के मिल जा रही है झेलम के साथ। उसके नीचे है रावी रिवर, ये आएगी और मिल जाएगी चेनाब में। और फिर आएगी लास्ट में सतलज रिवर, ये आएगी मिल जाएगी इन सब में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी रिवर है एक बार इनके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला है इंडस, सबसे टॉप में। इंडस के जस्ट नीचे आएगी आपको झेलम, झेलम के जस्ट नीचे आपको मिलेगी चेनाब। इस क्रम को भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार क्रम ही पूछ लेता है, चार नदियों के नाम दे देंगे और पूछेगा कि इनको क्रम में अरेंज कीजिए, नॉर्थ से साउथ के क्रम में अरेंज कीजिए। ठीक है, चेनाब के नीचे है रावी और रावी के नीचे है सतलज। ठीक, तो इंडस, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं पाकिस्तान की। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं, एक बार डेजर्ट्स को भी देख लेते हैं।
रिवर्स हो गए, रिवर्स के बाद डेजर्ट को देखते हैं। तो डेजर्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है थाल डेजर्ट, ठीक है। थाल डेजर्ट। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट डेजर्ट है वो है खरान डेजर्ट, ठीक है। तो थाल डेजर्ट और खरान डेजर्ट, ये दो इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं, इनको याद रखिए, थाल डेजर्ट एंड खरान डेजर्ट। इसके बाद हम लोग पासेस की बात करेंगे। तो पासेस में हम लोगों ने पहले ही देख लिया था दो इंपॉर्टेंट पासेस को। एक था खैबर पास जो कि पेशावर के जस्ट पास में था, और दूसरा था बोलन पास जो कि बलूचिस्तान में था, ठीक है। तो खैबर पास एंड बोलन पास, पासेस को भी एक बार मैं हाईलाइट कर दिया है, एक बार यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैप में कहाँ पे लोकेटेड है, खैबर पास एंड बोलन पास, ठीक है। तो खैबर पास एंड बोलन पास, ये दोनों पासेस हो। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार यहाँ पे देखेंगे। सो लरकाना डिस्ट्रिक्ट आप लोगों ने देखा कि लरकाना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है मोहनजोदारो। और ऐसे ही आपको एक और लोकेशन मिलेगी जो कि पंजाब में है, ये है हड़प्पा नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे हड़प्पा, ठीक है। सो हड़प्पा, और हड़प्पा के साथ ही साथ मोहनजोदारो, मोहनजोदारो, ठीक। तो आई होप दिस मच इज क्लियर, कौन कौन सी लोकेशन कहाँ कहाँ पे हैं और इम्पोर्टेंट जो फिजिकल सेटिंग्स हैं उनको हम लोगों ने देखा। माउंटेन्स हिंदुकुश, सुलेमान, टोबान, काकर, किरथर और मकरान। उसके बाद रिवर्स में हम लोगों ने देखा इंडस, झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलज। फिर डेजर्ट्स में हम लोगों ने देखा थाल डेजर्ट, फरान डेजर्ट, ठीक है। और पासेस में खैबर पास, बोलन पास, और इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट जो है वो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ओके। नाउ लास्ट सेगमेंट इज इंडो पाक रिलेशंस, इंडो पाक इश्यूज। अब इनको एक एक करके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे कुछ आपको जो इंटरनेशनल रिलेशन से चीज़ें हैं वो थोड़ी सी समझनी है और काफ़ी उसका इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला रीजन है गिलगिट बाल्टिस्तान। द फर्स्ट रीजन इज गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान का कौन सा रीजन है, एक बार इसको हम लोग मार्क करते हैं। सबसे पहले मैं मार्क करता हूँ, फिर आप लोग देखिएगा, ठीक है। मैं अभी जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला जो रीजन है दैट इज नॉन एज गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक। यहाँ पे जो लिखा हुआ है नदर्न एरियाज, यही है गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक। तो नदर्न एरिया है, ठीक है, नदर्न एरिया दैट इज रिलेटेड टू गिलगिट बाल्टिस्तान, इसी को हम लोग बोलते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऐसा करता हूँ कि मैं लिख देता हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझेंगे आज़ाद कश्मीर के बारे में। तो आज़ाद कश्मीर को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे आज़ाद कश्मीर बना। तो ये बात है 1947 की, जब भारत आज़ाद हुआ। उस समय जो जम्मू कश्मीर के राजा थे वो थे हरि सिंह, और हरि सिंह ने इनिशियली प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। वो बोले कि हम एक स्वतंत्र देश बनाएंगे जो ना तो इंडिया का होगा ना तो पाकिस्तान का होगा। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटिशर्स ने हर एक राज्य को ये स्वतंत्रता दी कि वो भारत के साथ मिल सकता है या फिर वो पाकिस्तान के साथ मिल सकता है या वो खुद का स्वतंत्र देश बना सकता है। तो उस समय लगभग 500 से 550 के बीच में अलग अलग देसी रियासतें थीं, और उसमें से एक जो रियासत थी वो थी जम्मू कश्मीर की, जिसके महाराजा थे महाराजा हरि सिंह। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम न तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे न ही इंडिया के साथ जाएंगे, बल्कि हम एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। अब जब उन्होंने बात स्वतंत्र देश बनाने की करी तो इंडिया ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, पाकिस्तान ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया, और उनका देश बन गया स्वतंत्र, ठीक है। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के आज़ाद होने के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पे कबाइलियों ने चढ़ाई शुरू कर दी। कबाइली कौन थे? ये बेसिकली पाकिस्तान के ही कुछ ट्राइबल ग्रुप्स थे जिनको पाकिस्तानी सेना ने इंस्पायर किया कि आप जाइए और कश्मीर पे अटैक कीजिए, हम कश्मीर को अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो कबाइली गए और पाकिस्तान और कश्मीर पे उन लोगों ने अटैक शुरू कर दिया। तो आज जो हम लोग बॉर्डर देख रहे हैं
जो कि आज़ाद कश्मीर को लेकर के हैं। सो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, एक बार आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, दिस पर्टिकुलर रीजन। सो ये वो एरिया है जहाँ तक कबायली अटैक करके सफल हो गए यहाँ तक आने में, क्योंकि जैसे ही कबायलियों का अटैक हुआ वैसे ही रणजीत महाराजा हरि सिंह को याद आया कि हम मुझे किसी की हेल्प लेनी होगी, और वो तुरंत आए इंडिया के पास भागते हुए, बोले कि हमें हेल्प कीजिए। लेकिन इंडिया चूंकि इंटरनेशनल वॉरफेयर में नहीं पड़ना चाहता था, तो इंडिया ने पहले ही प्रस्ताव रख दिया कि देखिए हम आपकी मदद तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम आपकी मदद करेंगे तो फिर हमको इंटरनेशनली जवाब देना पड़ेगा कि आज़ाद हुए नहीं और युद्ध में भाग लेने शुरू कर दिए, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो आज़ाद जो उस समय पे हरि सिंह थे, उन्होंने तत्कालीन जो हमारे गृह मंत्री थे उनसे बात करी, जो कि सरदार पटेल थे, और बोला कि ऐसा करते हैं कि हम भारत का पार्ट बन जाते हैं, उसके बाद आप हमारी मदद कर दीजिए। तो पटेल भी मान के बोले कि ठीक है, आप पहले भारत के साथ होइए, भारत का हिस्सा बनिए, उसके बाद ही हम आपकी रक्षा कर पाएंगे। और फिर आप देखेंगे कि इंडिया का पार्ट बनता है जम्मू कश्मीर, और उसके बाद सरदार पटेल एक्शन लेते हैं, यहाँ से फोर्सेस रवाना होती हैं, और फोर्सेस जब वहाँ पे जाती हैं तो वो लाइन जो है जहाँ तक कबायलियों ने अटैक करके हथिया लिया था, वही वाला रीजन आज आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है, और ये है पाकिस्तान के कब्जे में। ठीक है, सो आई होप आज़ाद कश्मीर का भी मसला आपको समझ में आ गया होगा। गिलगिट बाल्टिस्तान ये नॉर्दर्न एरिया है, उसके बारे में। ठीक है, और आज़ाद कश्मीर जो अटैक करके पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती हथिया लिया, वो वाला रीजन है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में, LOC। सो लाइन ऑफ कंट्रोल बेसिकली आज़ाद कश्मीर का जो इंडिया के साथ बॉर्डर है, ठीक है, ये जो बॉर्डर दिख रहा है आपको, आई विल यूज डिफरेंट कलर है, तो ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर का काम कर रहा है आज, वही है लाइन ऑफ कंट्रोल। सो बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को भी मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये पहले से बना हुआ है, एक बार मैं बस रीड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र में आ जाए। ठीक है, तो इट इज़ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना। ओके, ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। LOC और LAC क्या है? तो LOC जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है, और LAC जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर है। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं सक्सगाम वैली। सक्सगाम वैली जो है वो है सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये रीजन जो है दिस इज सक्सगाम वैली। ठीक, ये सक्सगाम वैली क्लेम किया था पाकिस्तान ने 1963 में, और क्लेम करने के बाद इसने क्या किया कि चाइना को दे दिया। तो सक्सगाम वैली को भी आपने देख लिया, सक्सगाम वैली सबसे नदर मोस्ट सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट ऊपर। और उसके बाद नेक्स्ट है वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, POK। सो POK बेसिकली अगर दो रीजन्स को आप ऐड कर दें तो आपको POK मिल जाएगा। पहला है गिलगिट, गिलगिट बाल्टिस्तान प्लस आज़ाद कश्मीर। ठीक है, इन दोनों रीजन को जब आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको मिल चुका है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक, तो ये तो जम्मू और कश्मीर के साथ में इसी रीजन में एक नदी बहती है, वो है इंडस रिवर। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडो पाक इश्यूज में इंडस वाटर ट्रीटी है। इंडस वाटर ट्रीटी क्यों हुई थी, तो इसको हम लोग एक स्टोरी से समझते हैं कि क्यों हुआ था ये इंडस वाटर ट्रीटी। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान का मुख्य आरोप था कि भारत हमसे बदला ले रहा है। किस बात का बदला ले रहा है? किसी बात का नहीं, कि पानी को जो है रोक रहा है भारत, इंडिया से जो इंडस वाटर है, क्योंकि इंडस इंडिया से होकर के पाकिस्तान में एंटर करती है, तो आरोप थे कि नहीं पाकिस्तान में पूरा पानी नहीं आ रहा। तो फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में एक ट्रीटी साइन होती है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में
जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कोऑपरेटिव मैनर में प्रोवाइड किया जाए। ठीक, अब आप इसके प्रोविजन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे डिवाइड किया गया। और जो ईस्टर्न रिवर्स थी, पंजाब में हम लोगों ने 5-6 नदियों को जो पढ़ा, उसमें जो ईस्टर्न रिवर्स हैं रावी, ब्यास और सतलज, इनको बोला गया कि इनके जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो यूज़ करेगा इंडिया पूरी तरह से। ठीक है, और जो दूसरा वेस्टर्न रिवर्स थी जैसे इंडस, झेलम और चेनाब, इनको बोला कि इनके जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो यूज़ करेगा पाकिस्तान। तो फिर मुद्दा कहाँ पे पनपा कि झगड़ा हो जाए। तो अभी रिसेंट में इस पे काफ़ी ज़्यादा तल्खियाँ हुई हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो वो मुद्दा सामने आया जब आप देखोगे कि झेलम और चेनाब नदी पे अलग अलग बांध बना करके इंडिया ट्राई करता है हाइड्रो पावर डेवलप करने का। तो हाइड्रो पावर 2 बांध हैं, एक किशन गंगा बांध है, ठीक है, किशन गंगा, और एक बांध है रैटले। ठीक है, तो रैटले और किशन गंगा ये दोनों झेलम और चिनाब नदियों पे बने हुए हैं। तो जब ये दोनों बांध बंधे हुए हैं तो फिर इनसे पाकिस्तान का कहना है कि नहीं नहीं आप पानी को रोक दे रहे हो। अरे पानी को रोका नहीं जा रहा है, बल्कि वहाँ पे उस पानी के फ्लो को यूज करके हाइड्रो पावर को डेवलप किया जा रहा है इंडिया में। ठीक है, तो इसी पे इशू हुआ था कि नहीं इंडिया जो है पानी को रोक रहा है, पानी को डाइवर्ट कर रहा है, पानी नहीं आने दे रहा है पाकिस्तान में। ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान में अभी भी पानी जा रहा है और जाता रहेगा, जब तक इंडस रहेगी तब तक पानी जाएगा। तो ये था आज का सेशन पाकिस्तान से रिलेटेड, इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।